आज मैं आपको मेरे देवर और मेरी कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुन के खड़ा हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मैंने उसको बेटा कहकर बुलाया और यह सुनकर तो उसे भी हैरान हो गई थी। वह कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूं कि आप मुझे बेटा कहकर बुलाओ। आप मुझसे बस 4 या 5 साल ही बड़ी होंगी, इसलिए आप मुझे बेटा मत कहो। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं उसे बड़ी हैरत से देखने लगी थी। मैंने कहा कि मेरा देवर रोहन भी तुम्हारी ही उम्र का है। मुझे लगा कि शायद दरवाजे पर मेरा देवर रोहन ही आया होगा। यह बात सुनकर उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और कहने लगा, वह लड़का जो आपके साथ रहता है, वह आपका देवर है। क्या आप शादीशुदा हो? मुझे तो लगा कि वह आपका छोटा भाई होगा। यह कहकर वह बड़े आराम से हमारे घर के अंदर आ गया था। मैं तो उसे देखते ही रह गई थी कि वह कितना ढीठ था। मैं उसका रास्ता रोक रही थी, लेकिन फिर भी वह बातें बनाते बनाते अंदर घुस आया। मुझे डर लग रहा था कि रोहन के आने का समय हो रहा है, इसीलिए मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। रोहन का गुस्सा बहुत तेज था। अंदर जाकर वह लड़का हॉल में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया था और बैठकर कहने लगा कि मेरा नाम मानस है और आपका का क्या नाम है। मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब? तुम मुझे आंटी जी कह सकते हो। इस बात पर उसने मुझे बड़ी हैरानी से देखा और कहने लगा, जी आप इतनी भी ज्यादा एज की नहीं हुई हो कि मैं आपको आंटी जी कह सकूं। अच्छी भली खूबसूरत और जवान हो, मैं तो आपको आपका नाम लेकर ही बुलाऊंगा। जरूर, आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत प्यारा होगा। इससे पहले कि मैं इसके इस तरह के व्यवहार पर गुस्सा करती, वह लड़का मानस कहने लगा, चलो, आप मुझे अपना नाम मत बताओ, लेकिन मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। पड़ोसियों का भी कुछ हक होता है। यह कहकर वह बड़े आराम से सोफे पर लेट गया। मुझे तो इस तरह के चिपकू लोगों से बहुत ज्यादा नफरत थी, और वह हमारे घर में आकर इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे उसका अपना घर हो। उसके बाद मैं रसोई में चली गई और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर गिलास में किया और फिर गिलास को ट्रे में रख लिया। ट्रे हाथ में लेकर मैं बाहर जाती, लेकिन इससे पहले मैं बड़ी गहरी सोच में पड़ गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं अगर रोहन घर पर आ गया तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा, और रोहन ने अगर मानस को देख लिया तो वह बहुत गुस्सा करेगा। वह खाली घर को ही चारों तरफ से घूर घूर कर देखता है, जैसे कि घर में कोई छुपा बैठा हो, और अगर उसने घर में मानस को देख लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। जल्दी जल्दी से मैं नीचे उतरकर मानस को पानी देने के लिए गई। उसके बाद मैंने उसे पानी दिया और कहा कि अपनी मम्मी को प्रसाद के लिए थैंक यू कहना, और पानी पीने के बाद जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मुझे खाना बनाना है, इसलिए मैं रसोई में जा रही हूँ। यह कहकर मैं ऊपर आ गई थी और रसोई में अपना जो काम छोड़कर गई थी उसे जाकर करने लगी, क्योंकि रोहन किसी भी समय पर घर पहुंचने वाला था और मैं इस लड़के से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। मैं इससे जल्द से जल्द अपनी जान छुड़ाकर छत पर रसोई में आ गई। पानी पीकर इस लड़के ने गिलास रख दिया और उसके बाद जोर से आवाज लगाई, पानी देने के लिए थैंक यू मैडम जी। आपके हाथ से तो पानी का टेस्ट भी मीठा लगने लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं फिर आपसे कभी फुर्सत में मिलने आऊंगा और अपने घर वालों को भी लेकर आऊंगा। यह कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने उसकी सारी बातों को अनसुना कर दिया था। वह जाते हुए दरवाजा भी बंद करके गया था। उसके जाने के बाद में उसकी बातों को याद करके घबरा गई थी। अभी मैं इस पड़ोस के लड़के की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि फिर से दरवाजे पर घंटी बजी तो मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैं जल्दी से रसोई से बाहर निकली और नीचे उतरकर दरवाजे पर पूछने लगी कि कौन है। रोहन की गुस्से वाली आवाज मुझे सुनाई दी थी। रोहन कहने लगा, प्रीति भाभी, दरवाजा खोलो। मैं हूं। जब मैंने दरवाजा खोला तो रोहन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और घर के अंदर आते ही मुझसे कहने लगा कि घर से बाहर कौन निकल रहा था। रोहन की आंखें उसी वजह से, गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था, लेकिन आज रोहन और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। रोहन को जवाब देते हुए मेरी जुबान भीना चाहते हुए भी लड़खड़ा गई थी। मैंने कहा, देवर जी, कोई नए पड़ोसी आए हैं तो उन्हीं का बेटा प्रसाद लेकर हमारे घर पर आया था। मेरा देवर। रोहन मेरे करीब में आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछकर आपने दरवाजा खोला था? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती?
मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि घर में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। कोई भी आएगा। आपको दरवाज़ा नहीं खोलना और ना ही किसी से बात करनी है और ना ही किसी भी पड़ोसी से मेलजोल बढ़ाना है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तो मैं आपको ताला लगाकर बंद करके जाया करूंगा। बल्कि मैं यह काम कल से ही करूंगा। ऐसा कहते हुए रोहन सीधा अपने कमरे में चला गया था और उसने गुस्से से अपने कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी जोर से बंद कर लिया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं रोहन की भाभी ही नहीं हूं। वह मेरी कभी इज्जत करता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी खरीदी हुई कोई नौकरानी हूं। इस घर में रहते हुए मुझे सांस भी अपनी मर्जी से लेने की इजाजत नहीं थी। फिलहाल मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और टेबल पर लगा दिया था। मेरा देवर खाना खाते हुए भी वह मुझसे बार बार उसी लड़के के बारे में पूछ रहा था और बार बार मुझसे यही कहता रहा कि दोबारा मैं किसी को दरवाजे पर ना देख। उस टाइम तो फिलहाल बात खत्म हो गई थी। सारे कामों से फ्री होने के बाद रात को मैं अपने कमरे में लेट गई थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आने शुरू हो गए। उन मैसेज में लिखा हुआ था कि आप बहुत ही सुंदर और हसीन हो। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा आपको देखता रहूं। आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आप यह वाइट रंग की साड़ी मत पहना करो। किसी दिन आप मेरे कहने से रानी कलर की साड़ी पहनना, वह आप पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। और हाथों में चूड़ियां भी पहना करो, जैसी आपने कुछ दिनों पहले पहनी हुई थी। यह मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से डर गई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। सच में कोई था जो मुझे देखता था, क्योंकि छत हमारी खुली हुई थी और छत की एक साइड में किचन बना हुआ था। छत पर तो मेरा डेली का आना जाना था, बल्कि मैं दिन में कई बार छत पर चक्कर लगा लिया करती थी। और आसपास भी बहुत सारे घर बने हुए थे। हमारा घर सिर्फ 2 मंजिल ही बना हुआ था और दूसरी मंजिल पर छत थी। आज पड़ोस के लोग तो बहुत ऊंचे मकान थे, इसलिए हमारा घर लोगों के घरों से बहुत नीचा था और सबकी छत ऊंची ऊंची थी, जिससे दूसरों को हमारी छत साफ दिखाई देती थी। फिर मेरा रसोई भी छत पर ही था, इसलिए मेरा ज्यादा टाइम रसोई में ही गुजरता था। लेकिन जो नजरें मुझे खुद पर पड़ती हुई महसूस होती थी, वह मुझे नहीं देती थी। मैंने जल्दी से उन सारे मैसेज को डिलीट किया और मोबाइल को बंद कर दिया। डर की वजह से मैं रोने लगी थी। न जाने कौन मुसीबत मेरे गले आ पड़ी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा कौन था जो मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी थी। मेरे पति भी रमेश भी ऐसे ही थे जैसे मेरा देवर रोहन था और मुझ पर बहुत शक किया करते थे। मेरे क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और मेरी उम्र कम थी। मेरे पति रमेश देखने में लेसे ही थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र की थी। हम दोनों पति पत्नी एक साथ जहां भी जाते थे, लोग हम दोनों की जोड़ी को बड़े घूर घूर कर देखते थे और मुझे देखते ही लोग मेरी तारीफ करते थे। इन्हीं सब बातों से तंग आकर मेरे पति भी मुझ पर बहुत ज्यादा शक करने लगे थे कि जो भी मुझे देखता था, मेरी सुंदरता का दीवाना हो जाता था। इसीलिए मैं उनके शक का निशाना बनी रहती थी। उन्हें लगता था वो कहीं मेरी बीवी से कोई चक्कर न चला ले। मैं बार बार अपने पति रमेश को यकीन दिलाती थी कि मैं आपकी पत्नी हूं, तो फिर भला कोई मुझे देखे या ना देखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी ही रहूंगी ना। मुझ पर आपको विश्वास होना चाहिए। लेकिन मेरे पति रमेश ने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया। उन्हें तो यही लगता था कि मैं किसी दूसरे लड़के से चक्कर चला लूंगी और मैं उन्हें धोखा दे दूंगी। लेकिन जब मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे पति रमेश बीमार रहने लगे, तो अपने मम्मी पापा का दिया हुआ मकान, जो मेरे पति रमेश के नाम पर था, वह भी अपने छोटे भाई के नाम कर दिया और अपने भाई को समझा दिया कि प्रीति का ध्यान रखना, कभी भी प्रीति को घर की मालकिन ना बनने देना। अब इन मकान के मालिक तुम हो, यह प्रीति नहीं। यह तो अपनी खूबसूरती के जाल में लड़कों को फंसा लेती है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मर जाने के बाद यह लड़की किसी के साथ भाग जाएगी। इसलिए रोहन, तुम इस पर सख्ती करना। हमारे घर की इज्जत नीलाम ना होने देना। मुझे पता है मैं जिंदा नहीं रह सकता। यह प्रीति हमारे घर से भागनी नहीं चाहिए। यह खूबसूरत है। इससे कोई भी आसानी से शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूं कि सारी जिंदगी यह औरत मेरी विधवा बनकर गुजारे, सारी जिंदगी तुम्हारी देखभाल करे। मेरे पति के यह आखिरी बोल थे। यह बात तो मेरे पति को पता चल चुकी थी
कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने मुझसे प्यार भरी कोई बात तक नहीं की, बल्कि मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर चले गए। और अपने रोहन के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था। और वही जहर अब मेरा देवर रोहन मेरे साथ कर रहा था। उसने कभी भी मुझे अपनी भाभी का दर्जा नहीं दिया था। भाभी तो माँ समान होती हैं। उसने तो कभी मुझे इज्जत से भाभी भी कहकर नहीं पुकारा था। मैं बस उसके रमेश भैया की विधवा बनकर ही जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक हमारे रसोई में आग लग गई। मुझे रसोई से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बुरी तरह से डर गई थी। आग को देखकर और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। जैसे ही मेरे चिल्लाने की आवाज तेज हुई, तभी पड़ोस वाली छत से एक हैंडसम जवान लड़का हमारी छत पर कूद कर आ गया था। वह लड़का वैभव था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो वह रसोई में आ गया और उसने फौरन मुझे अपनी गोद में उठा लिया और रसोई से बाहर लेकर निकल गया। वैभव ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसने मुझे रसोई से बाहर निकाल दिया, वरना मैं बुरी तरह से जल जाती। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर जल्दी से रसोई के अंदर पानी डाला और किसी तरह से आग बुझाई। थोड़ी देर के बाद आग बुझ गई थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वैभव ने फौरन से मुझे अपने पास बैठा दिया और पूछने लगा कि आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मुझे डर लग रहा था कि अचानक उस टाइम पर घर का दरवाजा खुला और रोहन भागता हुआ छत पर आ गया था। उस टाइम को मेरे पास खड़ा हुआ देखकर रोहन गुस्से में मेरे पास आया और वैभव का कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की। मैंने रोहन से कहा, रोहन इसका कॉलर छोड़ो, इस वैभव ने तो मेरी जान बचाई है। रसोई में आग लग गई थी, जबकि अभी रसोई के अंदर से धुआं निकल रहा था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा और कहने लगा, भाभी, तुम तो खामोशी रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अपनी इन भोली भाली बातों से किसी और को बेवकूफ बनाना मुझे नहीं। यह कहकर उसने फिर से वैभव का कॉलर पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारकर कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आते हो ना, तुम्हारा वह मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने रोहन से कहा, रोहन, तुम इसको गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी भाभी हूं। तुम इस तरह की बातें करके मुझे क्यों बेइज्जती कर रहे हो? और छत पर तमाशा मत करो, चारों तरफ से सभी लोग देख रहे हैं। मैं रोने लगी थी। वैभव ने एक झटके से अपना गिरेबान रोहन से छुड़वाया। वह कहने लगा कि मैं तो इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। तुम्हारे घर कैसोई में आग लग रही थी और इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इनकी जान को खतरा था, यह आग से जल भी सकती थी। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। तुम अपनी बेहुदा सोच को अपने हद तक ही रखो तो सही होगा। रोहन इस बात पर वैभव से कहने लगा कि क्यों, यह तुम्हारी कोई माशूका लगती है जो तुम इसे यहाँ पर बचाने आए थे? अगर यह जल रही थी तो जलने देते। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? यह सुनकर तो मैं बड़ी हैरानी से रोहन की तरफ देख रही थी। इसका मतलब यह था कि अगर मैं जलकर राख भी हो जाती तो रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन कहने लगा कि यह मेरी कुछ लगती है, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और अगर मैं इन्हें परेशानी में देखूंगा तो जरूर इन्हें बचाने के लिए आगे आऊंगा। तुमसे जो होता है तुम कर लो। यह बात सुनकर तो रोहन आग आग बबूला हो गया था। उसने वैभव के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वैभव ने भी फिर रोहन पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच खुली छत में खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था और चारों तरफ से छत पर खड़े हुए लोग देख रहे थे। मुझे डर लग रहा था और मैं घबरा रही थी कि मैं क्या करूं और किसको रोकूं। दोनों ही गुस्से में लाल पीले हो चुके थे। यह देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया था और वैभव के आगे हाथ जोड़े कि तुम प्लीज यहां से चले जाओ। उसके बाद वैभव गुस्से से बोलता हुआ दरवाजे के जाने के बजाय फिर से दीवार पर ही चढ़कर वापस चला गया था। यह देखकर रोहन बड़े अजीब से अंदाज में मेरे पास आया और उसने मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगा, अच्छा, तो तुम अपने यार को छत से बुलाती हो? अपने यार को इसलिए तो सारा सारा दिन रसोई में गुजार देती हो। जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोहन तो जैसे सारी तमीज भूल गया था। इसके बाद रोहन घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा था।
उस दिन रोहन ने बहुत ही बदतमीजी की थी। मुझे तो अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी और हमारी छत के चारों तरफ से दीवारों पर उसने तार लगवा दिए थे ताकि कोई हमारी छत पर ना आ सके। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ था। फिर अगले दिन रात को मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए थे। इस मैसेज पर लिखा हुआ था कि रसोई में आओ, मुझे तुम्हें देखना है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब तक तो मैं यही समझ रही थी कि शायद यह मेरा वहम है कि कोई रसोई से मुझे देखता है, लेकिन वह सब मेरा वहम नहीं था। न जाने वह कौन था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला मंगेतर था, जिससे मेरी मंगनी मेरी शादी से पहले ही तय हो गई थी। लेकिन वह मुझसे शादी करने से पहले किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गया था और उसने अपनी मर्जी के मुताबिक उस लड़की से शादी कर ली थी। मेरे घर वालों ने उस लड़के के साथ मेरा रिश्ता खत्म कर दिया और मेरी शादी रोहन के भैया के साथ कर दी थी। इस लड़के को यहाँ पर देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। जब उससे उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि जब हम दोनों का रिश्ता लगा हुआ था तब मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह लड़की मुझे छोड़कर चली गई थी। वह लड़की एक नंबर को धोखेबाज थी। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वह शादी के 1 महीने बाद मेरे घर से सारा सामान चोरी करके कहीं फरार हो गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जब उसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो उसे इस बारे में पता चला कि मेरे पति की भी मौत हो गई। तब उसे बड़ा अफसोस होने लगा था। वह मुझे दोबारा से अपनाना चाहता था। वह लड़का वैभव का बड़ा भाई था और उसने ही उस दिन आग से बचाने के लिए अपने भाई वैभव को हमारी छत पर भेजा था। वह लड़का मुझे दोबारा एक्सेप्ट करना चाहता था, इसलिए वह मुझसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था और उसने कई बार रोहन से भी बात करने की कोशिश की थी। रोहन मेरी दूसरी शादी करने पर राजी नहीं हो रहा था। एक दिन उसने वैभव को बहाने से हमारे घर पर भेजा था क्योंकि वैभव मुझसे अपने भैया के बारे में बात करना चाहता था। लेकिन मैंने वैभव की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं जब भी छत पर कोई काम करने रसोई में जाती तो वो लड़का मुझे छत पर आते हुए देख लिया करता था और वह दीवार कूदकर हमारी छत पर आ जाता था और मुझे देखने की कोशिश करता था। पहले तो वह देखने की कोशिश करता था कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी। फिर एक दिन मैं अपना मोबाइल रसोई में ही छोड़कर किसी काम के लिए नीचे चली गई थी। तभी उसने मौका देखकर मेरे मोबाइल का नंबर अपने मोबाइल में ले लिया ताकि वह मुझसे बात कर सके। यह सब सुनकर इस इंसान ने रोहन की बहुत मिन्नतें की कि वह प्रीति की शादी मेरे साथ कर दे,